असलकुम एंड वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू क्लास को, जो कि अगेन एक क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से है। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली 5 तारीख को IG1 का पेपर हुआ था, और हर IG1 पेपर के बाद एक इंटरव्यू होती है जिसे हम क्लोजिंग इंटरव्यू कहते हैं, या आप उसे IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू भी कह सकते हैं। आजकल क्लोजिंग इंटरव्यूज़ के ऊपर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो इसमें फंस रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना वो मसाइल पेश आते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर केसेस बन जाते हैं, यानी उनके इंटरव्यूज जो है ना वो अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं। यानी कि प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि जब भी आपका इंटरव्यू ख़राब होता है तो इंटरव्यू की पर्सनली ना कोई मार्किंग है, ना कोई मार्क्स है इसके, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट IG1 पेपर के ऊपर पड़ता है। जैसे कि ये इंटरव्यू होते भी इसलिए है कि निबोश इस बात को इंश्योर करता है कि ये पेपर आपने खुद सॉल्व किया है या नहीं। तो इसलिए ये क्लोजिंग इंटरव्यू रखी गई है, क्योंकि IG1 का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, OBE। ओपन बुक एग्ज़ाम मत का मतलब ये है कि ना आपके ऊपर कोई इन्विजिलेटर होता है, ना कोई टीचर होता है, या ना कोई सुपरवाइज करता है आपका एग्ज़ाम। यानी आप कहीं से पे बैठ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अंडरस्टूड बात है कि इस तरह के एग्ज़ाम, ओपन बुक एग्ज़ाम में बहुत चांसेस होते हैं चीटिंग के, या अपने पेपर को सॉल्व करवाने के। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए निबोश ने ये एक मैंडेटरी पार्ट रखा है जिसको हम क्लोजिंग इंटरव्यू कहते हैं। अच्छा, इस क्लास में अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, कि मैं कोई कोर्स के हवाले से इसमें डिस्कस नहीं कर सकता। आप सब ने कोर्स भी पढ़ा होगा। मैं कोई सिनेरियो के तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि सिनेरियो भी आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी। अगर आपने सिनेरियो नहीं पढ़ी है, या आपने सिनेरियो अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किया सही तरीके से, तो पहले आप सिनेरियो को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, अपने आंसर शीट को 4-5 दफ़ा पढ़ें, ताकि आपको सिनेरियो और अपने पेपर का जो है ना वो समझ आए। उसके बाद फिर आप इस क्लास के बारे में, या इस क्लास का फिर आपको सही पता चलेगा कि ये कैसे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वही सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, वही क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे जो कि आपने आंसर शीट में लिखा हुआ है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं हर वीडियो में रिमाइंड करता हूँ कि ये चीज़ें आप ना करें। इवन कि अगर आपके इंटरव्यू सही भी हो ना, अगर आपने कुछ चीज़ें तोड़ी है, या कुछ उनके जो जिसे हम रूल्स कह सकते हैं वो आपने ब्रेक किए, तो फिर भी आपका इंटरव्यू ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले इंटरव्यू ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट तक ऑफिशियल इनका टाइम होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे और कैंडिडेट पे, कि अगर वो टाइमली उसको आंसर देते हैं तो फिर वो 8 से 10 मिनट में भी क्लोज हो सकता है, यानी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। उन 3 क्वेश्चन का आपने आंसर देना होता है। अच्छा, आप सबको पता है कि इस दफ़ा जो पेपर था इसमें टोटल 6 टास्क थे। जैसे कि पहले पेपर जब होते थे उसमें 8, इवन के 9 टास्क भी होते थे, लेकिन इस दफ़ा पेपर जो है ना उसमें 6 टास्क थे। उसमें दो टास्क में, यानी कि टास्क नंबर 3 और टास्क नंबर 5 के दो दो पार्ट्स थे, यानी ए बी पार्ट्स थे, जिसको ए बी पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इस दफ़ा इंटरव्यू में टास्क जो है ना ज़्यादा नहीं निकाले उसमें से, यानी कि स्किप नहीं की है। हाँ, अलबत्ता उसमें 3 और 5 में पार्ट A को स्किप किया जा सकता है।
तो सबसे पहले टाइम जो है ना वो 15 से 30 मिनट जो ऑफिशियल टाइम है उनका, ये लेकिन ये डिपेंड करता है जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकेंडली आपकी जो इंटरनेट रिक्वायरमेंट है, आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए, यानी इंटरनेट कनेक्शन जो है। आपका जो मोबाइल कैमरा है या जिस डिवाइस से भी आप इंटरव्यू देते हैं वो उसका कैमरा सही हो, और उसका जो माइक्रोफोन है वो जो है ना अच्छी कंडीशन में हो, यानी कि वर्किंग कंडीशन में हो। क्योंकि अ पुअर कनेक्शन कैन अफेक्ट और इवन कैंसल योर इंटरव्यू अगर आपका कैमरा ख़राब है। क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू सबसे पहले आपकी आईडी कार्ड चेक होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है, आपकी पिक्चर चेक की जाती है, उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट होती है। सो इस बात का भी ध्यान रखें। फिर हमारे पास है कि आपके पास कोई और बंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आपके पास ना हो, यानी आप और इंटरव्यूअर के अलावा आपके रूम में जहाँ से आप इंटरव्यू दे रहे हैं कोई थर्ड पर्सन मौजूद ना हो। यू मस्ट बी अलोन इन द रूम ड्यूरिंग द इंटरव्यू। क्योंकि निबोश इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्ट लेते हैं और इसके ऊपर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। इफ अदर पर्सन इज सीन और हेयर्ड द इंटरव्यू में बी रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब वो ये होता है कि इंटरव्यू रिजेक्ट होती है तो उसका आपको पता है कि फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ओके, इसमें कोई स्टडी मटेरियल अलाउड नहीं है, यानी कि आपके पास कोई नोट्स, कोई प्रिंटेड पेपर, कोई बुक, कोई मोबाइल स्क्रीनशॉट या मोबाइल में अगर आप देख रहे हैं उसे आंसर दे रहे हैं तो ये चीज़ आप कभी ना करें। ना ही आपके पास अपना आंसर शीट होना चाहिए, ना कोई और स्टडी मटेरियल। बिकॉज द इंटरव्यू चेक्स योर ऑन अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि इसमें आपकी जो है ना कि पेपर आपने खुद सॉल्व किया है कि नहीं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें चेक करते हैं वो, नॉट मेमोराइज नोट्स। ओके, फिर हमारे पास यानी जब भी आप इंटरव्यू देते हैं उस टाइम आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, यानी कि वन वैलिड आईडी जो कि वो कैमरे के थ्रू वो देखेंगे। इसमें आपका नेशनल आईडी कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, या आपके पास आधार कार्ड है। तो कोई भी जो है ना इसमें से जो वैलिड है वो नेशनल आईडी कार्ड, इसमें सीएनआईसी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, इसमें पासपोर्ट हो सकता है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इसमें से कोई भी है वो मैंडेटरी है, आपके पास लाजमी होना चाहिए। फिर एनवायरनमेंट के हवाले से, यानी कि जहाँ से भी आप इंटरव्यू देते हैं, यानी कि एक क्वाइट रूम हो, यानी कि लाइटिंग सिस्टम जो है ना वो सही हो, जिसमें आपका जो फेस है वो सही तरीके से नज़र आए, जिसमें कोई बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन ना हो, यानी कि शोर वगैरह ना हो, या आपके पास आपका जो मोबाइल है या जिस डिवाइस से आप इंटरव्यू दे रहे हो वो साइलेंट मोड पर हो, ताकि कोई कॉल उसके ऊपर अगर आए भी तो वो साइलेंट मोड पर हो, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन उसमें ना आए। फिर ये कुछ चीज़ें इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसको हम इतना वो टाइम इस पे नहीं ज़ाया करते। अच्छा, अब सीधा आते हैं हम क्लोजिंग इंटरव्यू की तरफ। मैंने आपको बताया कि इसमें से कुछ टास्क जो है ना वो स्किप नहीं है, जिस तरह पहले वीडियो में हम टास्क को स्किप करते थे क्योंकि उसमें टास्क ज़्यादा थे तो उसको हम स्किप कर सकते थे। इसमें जस्ट 6 टास्क है, अगर इसमें से दो को भी हम स्किप कर दे तो उसमें से 4 टास्क बच जाएंगे, जिससे इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना मुश्किल हो जाता है। सही है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया पहले कि आपने सिनेरियो सही तरीके से पढ़ा होगा और अंडरस्टैंड किया होगा, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो क्लोजिंग इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको ये बता सकता हूँ कि आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे और आप किस तरह उसको आंसर दे सकते हैं। मेक श्योर कि यहाँ पे जो मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी इसमें जो मैंने पॉइंट्स यूज़ की है वो कोई ऑफिशियल पेपर्स के पॉइंट नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लेके हुए है। और जो आंसर भी मैंने लेके हुए है ना, आप अपना आंसर इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने पेपर खुद सॉल्व किया होगा या आपको अपने पेपर का पता होगा तो देन आप आंसर दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट से आपका जो है ना वो क्वेश्चन आपसे पूछे। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है टास्क नंबर 1। सबको पता है कि टास्क नंबर 1 जो था वो मैनेजिंग रिस्क के हवाले से था, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट द वीकनेसेस वर ऑफ HGC अप्रोच टू मैनेजिंग रिस्क।
यानी कि HGC जो कि ऑर्गेनाइजेशन था इस सिनेरियो में, उसने उसका अप्रोच कैसा था रिस्क मैनेजिंग के लिए या रिस्क मैनेजिंग रिस्क के लिए, यानी वहाँ पे क्या वीकनेसेस थे या वहाँ पे क्या फेलियर्स थे। तो सब ने अपना अपना आंसर लिखा होगा, यानी कि मुझे एज अ स्टूडेंट समझ के कि मैंने अपना पेपर किस तरह दिया और मैं उनको कैसे इंटरव्यूअर को आंसर दे सकता हूँ। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर जब भी आपका मतलब क्वेश्चन पार्ट आता है, यानी आपकी बाकी चीज़ें आइडेंटिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होके वेरिफिकेशन कंप्लीट होके वो फिर तीन क्वेश्चंस की तरफ आएगा, आपसे तीन क्वेश्चन करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो सकता है और आपका जवाब क्या होना चाहिए। मैंने आपको अगेन रिमाइंड करता हूँ कि ये जो पेपर है या जो मैंने ये आंसर यहाँ पे लिखे हैं, ये मेरे अपने पेपर के हवाले से हो सकते हैं, यानी कि मुझे एज अ स्टूडेंट समझ के या मुझे एक स्टूडेंट समझ के ये मैंने लिखी हुई है। आप अपने पेपर के हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको समझाता हूँ कैसे। अच्छा, टास्क नंबर 1 में से इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करेगा तो आपको आपके पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद क्वेश्चन करेगा किस तरह। सबसे पहले वो जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन यानी टास्क नंबर 1 से कोई क्वेश्चन करता है तो वो आपसे नॉर्मली ये इंटरव्यू जो होती है ना वो इंग्लिश में होती है, सही है, कि आपको वो बताएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टास्क वी हैव मैनेजिंग रिस्क। द मेन क्वेश्चन वाज what the weaknesses were of the HGC approach to managing risk। अभी उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपने अपने पेपर में दो पॉइंट्स लेके हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे दो पॉइंट पिक की है पेपर में से एज अ इंटरव्यूअर 1 और 2। अच्छा, आपने अपना पेपर जैसा भी सॉल्व किया वो आपके आंसर शीट में से ही ये दो पॉइंट उठाएंगे, चाहे वो 1 2 हो, 2 3 हो, 3 4 हो या 5 6 हो, जितनी भी आप लेंगे वो रेंडमली कोई भी दो पॉइंट उठा सकता है। सही है, ये मैंने अपनी पेपर के हिसाब से यहाँ पे पिक की है, सही है। तो वो इंटरव्यूअर क्या करेगा, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करेगा कि टू ऑफ द आंसर यू गिव वर, वो इस मतलब आपके जो पॉइंट्स है ना उसको बकायदा वो रीड करेगा कि ये पॉइंट्स आपने लेके आए, जैसे कि यूज़ ऑफ सिंगल जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, ये मेरे पेपर में से ही इंटरव्यूअर ने उठाई है एग्जाम्पल के तौर पर, सही है, कि आपने ये दो पॉइंट्स लेके आए, यानी वो मुकम्मल ये दो पॉइंट्स आपको रीड करेगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करेगा वाई डिड यू थिंक दीज आंसर वर सुटेबल, यानी कि आपको क्यों लगता है कि ये जो दो आंसर आपने लेके लेके आए ये सुटेबल है या ये पेपर के साथ मैच करते हैं। तो आपने इसको आंसर किस तरह देना है, सर आई गिव दीज आंसर बिकॉज बोथ पॉइंट्स वर डायरेक्टली मेंशन इन द सिनेरियो एंड they directly show how HGC was managing risk in a very weak way. The scenario said that there was only one generic, यानी आपने ये सिनेरियो में देखा होगा कि जस्ट एक जेनेरिक रिस्क असेसमेंट था जिसके ऊपर कोई डेट भी नहीं लिखी हुई थी। ओनली वन जेनेरिक रिस्क असेसमेंट फॉर द होल गार्डन सेंटर। फॉर मी दिस वॉज अ बिग इशू बिकॉज द गार्डन सेंटर हैज़ मैनी डिफरेंट एरियाज। आप सब ने देखा होगा कि गार्डन एरिया जो था उसमें डिफरेंट जो थे वो एरियाज थे, यानी गार्डन में लाइक उसमें हॉट टब्स था, आउटडोर रैकिंग था एंड उसमें पेट शॉप भी था। तो मैंने उसको ये दिया कि मैंने इसको इसलिए सुटेबल समझा या इसलिए मैंने इसको लिखा है या इसलिए मुझे लगता है कि ये सुटेबल है। दिस वॉज अ बिग इशू because the garden center has many different areas like the hot tubs, outdoor racking and the pet shop. Every area has its own hazard। मैं उसको ये बता रहा हूँ कि हर एरिया में अपने अपने हैज़र्ड्स या अपने अपने खतरात होते हैं। सो वन जेनेरिक असेसमेंट कैन नॉट कंट्रोल और रिस्क प्रॉपरली, यानी कि मतलब एक जेनेरिक रिस्क असेसमेंट जो है ना वो प्रॉपरली इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे उसने दो पॉइंट उठाए थे ना इंटरव्यूअर ने, सेकंड अभी मैंने फर्स्ट उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैंने क्यों लिखा है पेपर में, अभी दूसरा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। The second point I mentioned because the scenario showed that the existing risk assessment only listed a very small hazard। आपने अगर देखा होगा जो existing जो previous risk assessment था उसमें just एक hazard यानी कि पेपर कट्स वाला जो hazard था उसके बारे में लिखा हुआ था, but it completely missed the serious hazard। मतलब उसमें जो current hazards थे वो मौजूद नहीं थे, यानी currently उसका risk assessment नहीं हुआ था, जैसे कि
वहाँ पे अनसुटेबल डिस्प्ले यूनिट जो कि कोलैप्स भी कर गया था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट भी हुआ था सिनेरियो में आपने पढ़ा होगा। दूसरा हमारे पास था उसमें अनइवन टाइल्स, ब्लॉक्ड फायर एग्जिट्स एंड डर्टी हॉट टब्स, यानी कि जो हॉट टब्स था वो डर्टी यानी कि गंदा था। दीज वर ऑल मेजर हैजर्ड मेंशन इन द सिनेरियो, and if the risk assessment ignores such a hazards, then the workers and customer are not protected. That is why I consider this answer suitable, because it matches the weaknesses shown in the scenario and provide the risk assessment identification at HGC was very poor. अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इतना मतलब भी इसको लंबा जवाब दे, सही है, आप इसको अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हैं। ये मैंने डिटेल में इसलिए लिखा हो ताकि आप सबको आसान हो कि आप किस तरह इसको यानी मैनेज कर सकते हैं अपने पेपर के हिसाब से। अच्छा, दूसरा यानी कि सेकंड हमारे पास जो टॉस था वो वर्कर इन्वॉल्वमेंट के हवाले से था। आप सबने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो टास्क नंबर 2 था वर्कर इन्वॉल्वमेंट, जिसमें जो मेन क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट वुड बी डन टू इन्वॉल्व वर्कर इन इम्प्रूविंग अ हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एट HJC। तो ये भी आपने लिखा होगा, आप सबने अपने हिसाब से आंसर जो है ना वो लिखे होंगे। तो इसमें अगेन जो इंटरव्यूअर है वो क्या करेगा, दोबारा से आपके पेपर में से कोई भी दो पॉइंट रैंडमली पिक करके आपको वो रीड करके बताएगा कि टू ऑफ द आंसर यू आर गिव सॉरी यू गिव वर द फर्स्ट वन। ये मैंने खुद से, अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये मैंने खुद से पॉइंट अपने पेपर से पिक की है, जो कि ऑफिशियल पॉइंट नहीं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने यूज़ की है। जिसमें फर्स्ट था जो एस्टेब्लिश अ फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी, यानी कि create a committee with the worker representative from all areas such as a cafe, outdoors, fat store. This give a structured platform for the concerns currently only shared informally, like the hot temperature and the blocked exits to be formalized and addressed. यानी कि वो अगर एक फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी क्रिएट करते हैं जिसमें से वो सारे डिपार्टमेंट से या सारे एरिया से वो रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म होगी जहाँ पे हर कोई अपनी जो कंसर्न है या जो प्रॉब्लम्स है या जो इशू है वो अच्छी तरीके से वो शेयर कर सकते हैं उस कमेटी में, और उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जा सकता है। जिस तरह उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स थे जहाँ पे हॉट टेम्परेचर का था और ब्लॉक एग्जिट्स का था। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैंने अपने पेपर में लिखा हुआ है, ये अभी आपको एक्सप्लेन मैं जस्ट कर रहा हूँ कि ये सिनेरियो में ऐसा हुआ था, सही है। बाकी ये जो दो पॉइंट है वो जस्ट आपको रीड करेंगे, यानी जो इंटरव्यूअर होगा। दूसरा जो इंटरव्यूअर ने पिक किया है वो है कंडक्ट रेगुलर टूल बॉक्स टॉक। ये पिक किया है का मतलब ये है कि वो ये पिक कर सकता है, तो इतना तो मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। कि दूसरा जो मैंने पेपर में लिखा था जो कि इंटरव्यूअर ने पिक किया है कि कंडक्ट रेगुलर टूल बॉक्स टॉक, यानी ये भी आपको वो यानी कि ये दो पॉइंट्स यानी कोई भी दो पॉइंट्स आपके पेपर में से वो उठा के वो रीड करके फिर आपसे क्वेश्चन करेगा। किस तरह क्वेश्चन होगा फिर वो, कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू चूज दोज आंसर, कि यानी ये दो आंसर आपने यानी आप ये एक्सप्लेन करें कि ये दो आंसर आपने क्यों लिखे हैं या क्यों आपने ये दो आंसर चूज किए हैं। अच्छा, अब मैं वो इंटरव्यूअर को किस तरह आंसर दूंगा एज ए स्टूडेंट। अगेन, अगर वो सर है तो मैं उसको सर कहूँगा, अगर वो मैडम है तो उसको मैं मैडम कहूँगा। Sir, I choose this point because they are practical and they directly link with the problems mentioned in the scenario. The first one, the formal health and safety committee. It is important because in the scenario, workers were only sharing their issues informally, like the block exit, uneven tires, or the temperature problems. But then management was not taking any strong action. If a committee is made with a worker representative from all areas, then the workers will get a proper platform to raise their concern. This also shows that the management is listening to them, which improves the safety culture। यानी कि फर्स्ट पॉइंट था वो मैंने इसलिए लिखा था जो कि मैंने यहाँ पे इधर एक्सप्लेन किया। द सेकंड पॉइंट आई मेंशन वाज टूल बॉक्स टॉक, यानी कि ये दो पॉइंट उठाए थे ना उसने, अभी दूसरा मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
Okay, the second point I mentioned was toolbox talk because in the scenario, many issues were happening due to a poor communication, like the unsafe stacking of items and the collapse of the display unit. With a short toolbox, worker can be reminded about, आप सबको पता है कि toolbox talk क्या होता है, सही है? About safe practices at the start of the shift, it's simple way to give a quick guidance of stop mistakes before they happen. That's why I felt both answers were suitable because they directly match the scenario, failings, and help involve worker properly in improving health and safety. यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अ, हमारे पास जो टास्क नंबर 3 था उसमें दो पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड बी। उसमें से ए में से कोई नहीं आएगा क्वेश्चन, तो बी को हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, हमारे पास बी क्या था, यानी कि ये फाइनेंशियल एंड लीगल आर्गूमेंट के हवाले से था। इसको अगर हम देखें तो ये हमने कोर्स के स्टार्ट में ही पढ़ा हुआ है, और इसको हम सिनेरियो में किस तरह देखते हैं और कैसे फिर हम अपने आंसर को, यानी कि हम अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं इंटरव्यूअर को।